नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से, बल्कि मैं कहूँगा कि कुछ महीनों से लगातार इस तरह की चेतावनियाँ आ रही हैं, इस तरह की भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं कि पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है। और कई लोग तो इसे तीसरे वर्ल्ड वार की संज्ञा भी दे रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, उन पर भी जाएंगे, लेकिन आज मैंने ये विषय इसलिए उठाया है कि एलन मस्क ने ये कहा है कि अगले 5 से 10 सालों में एक बड़ा युद्ध अपरिहार्य है, होगा ही, और जो संभवतः परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। तो बड़े युद्ध की चेतावनी, परमाणु युद्ध की चेतावनी, आशंकाएं कह लीजिए आप, ये लगातार व्यक्त की जा रही हैं। एलन मस्क कोई बहुत बड़े चिंतक, भविष्यवक्ता नहीं है, ना ही उनसे ये अपेक्षा की जाए कि वो दुनिया की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं और इसलिए ये बातें कह रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें कहते रहते हैं, उन्हें बहुत गंभीरता से लेना भी ठीक नहीं है। लेकिन ये जो उन्होंने भविष्यवाणी की, इसे मैंने इसलिए थोड़ा विचार करने के लिए ले लिया है कि इसके पहले भी बहुत सारी इस तरह की भविष्यवाणियाँ बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी कह रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अगर परमाणु युद्ध का खतरा दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, किसी बड़े युद्ध की आशंका लोग देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं। इसकी कई वजह हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ऑर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था है, वो गड़बड़ा गई है। गड़बड़ा गई है का मतलब यह है कि कोल्ड वार तक एक तरह का संतुलन था। 2 ध्रुव थे, 2 ब्लॉक थे, दोनों शक्तिशाली थे, दोनों जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों तबाह होंगे, और इसलिए एक तरह का अबोला समझौता जैसा हो गया था कि हमें युद्ध को टालना है। और इसीलिए दूसरे युद्ध के इतने सालों तक युद्ध टलता रहा। कोई बड़ा युद्ध दोनों महाशक्तियों के बीच में नहीं हुआ। हालांकि अफगानिस्तान में एक टकराव हुआ दोनों महाशक्तियों के बीच में, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नहीं फैला, एक लोकलाइज था, अफगानिस्तान तक ही सीमित रहा। बीच में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ज़रूर आई थी, जिसकी वजह से एक समय ऐसा लग रहा था कि अब न्यूक्लियर वार होने जा रही है, लेकिन वो भी टल गई। तो छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे टकराव के अवसर आए, लेकिन कोल्ड वार में ये टलते रहे क्योंकि 2 महाशक्तियाँ थीं जो इस चीज़ को संतुलित कर रही थीं। इसके बाद से जो बिखराव आया है अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ऑर्डर में, उसमें ये एक चिंता प्रबल हो गई है कि होगा क्या अगर कहीं कोई क्राइसिस डेवलप करती है तो उसे कौन संभालेगा, कौन शक्ति है, कौन महाशक्ति है, कौन लीडरशिप है वर्ल्ड की। एक लीडरशिप क्राइसिस जो ऑल ओवर वर्ल्ड में महसूस की जा रही है, उसकी वजह वो कहाँ से आएगी। ये लगातार ये कुछ बिंदु हैं जिनको लगातार पॉइंट आउट किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर अमेरिका ने जिस तरह से रुख बदला है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एक तरह से कहना चाहिए कि अप्रत्याशित ढंग से रिएक्ट करते हैं, उनका जो स्वभाव है वो बड़ा ही अटपटा है, उसे समझना मुश्किल है, और कब वो क्या कर बैठेंगे ये भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। तो जब एक महाशक्ति इस तरह से बिहेव कर रही हो तो जाहिर है कि खतरे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ चीन महाशक्ति है, जिसने अपने आप को अपने घरेलू मैदान तक सीमित कर रखा है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, वो विश्व सुरक्षा के सवाल पर बहुत ज़्यादा अपना ध्यान नहीं लगा रहा है। वो अपनी सुरक्षा देख रहा है और व्यापार पर दृष्टि है उसकी। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कैसे उसका दबदबा कायम हो, कैसे वो अपना विस्तार करे, उसका नज़रिया वहाँ तक सीमित है। यानी अगर कोई क्राइसिस डेवलप होती है तो चीन वहाँ पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कुछ करेगा, इसकी संभावना अभी तो कम से कम दिख रही है। तो ये कुछ इमीडिएट कारण हैं कि एक विश्व व्यवस्था में एक अनिश्चितता आ गई है, अस्थिरता आ गई है, और इस वजह से शंकाएं खड़ी हो रही हैं।
कोई लीडरशिप दुनिया के स्तर पर नहीं दिख रही है। इसलिए अगर कोई क्राइसिस डेवलप होती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वो कोई इनिशिएटिव ले सकता है और वो उसका असर भी दिख सकता है। और एक बड़ा कारण ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र की हैसियत भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में तो और भी ज़्यादा हुई है। कोल्ड वार में के दिनों में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी काफ़ी सक्रिय था, काफ़ी सशक्त था, उस समय भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करने की स्थिति में था। लेकिन बाद के दिनों में पूरी तरह से अमेरिका हावी होता चला गया और उसको उसने एक तरह से इररेलीवेंट कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे संगठन कुछ उस तरह से अभी तैयार नहीं हुए हैं जो इन परिस्थितियों में, मान लीजिए ब्रिक्स को अगर आप ले लें तो ब्रिक्स एक बड़ा संगठन, ताकतवर संगठन हो सकता है और ऐसे मौक़ों पर वो एक कोई भूमिका निभाने की स्थिति में भी आ सकता है, लेकिन आज की तारीख में उसकी वो हैसियत नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर हथियारों की होड़ चल रही है। कई जो रीजनल कन्फ्लिक्ट हैं कभी भी एक बड़ा रूप ले सकते हैं। पिछले साल भर में देखें अगर आप तो कम से कम 3 जगह ऐसी हैं जहां पर परमाणु युद्ध की बात की गई, परमाणु युद्ध के खतरे को देखा गया, परमाणु युद्ध हो सकता है इस आशंका को लोगों ने महसूस किया। पहली तो वो जहां यूक्रेन और रूस उलझे हुए हैं। रूस ने बाकायदा कुछ परीक्षण किए, परमाणु परीक्षण किए और यहाँ तक कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी करेगा अगर नाटो ने यूक्रेन के साथ मिलकर उस पर हमले करने की कोशिश की। नाटो ने अगर सीमा लांघी, लक्ष्मण रेखा लांघी, तो फिर उसके पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। तो एक यूक्रेन के मोर्चे पर यह आशंका अभी बनी हुई है। हालांकि समझौते की बातचीत चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ बड़ा वहाँ घटित होने वाला है। अमेरिका के में से ट्रंप के दूत रूस में हैं, पुतिन से मुलाकात उनकी चल रही है। तो एक तो संभावना भी है कि शांति हो जाएगी, लेकिन एक वहाँ से ये बात उठी थी। दूसरी बात उठी थी जब ईरान और इजराइल उलझ रहे थे, क्योंकि हालांकि ईरान के पास उस समय हथियार, परमाणु हथियार थे नहीं, लेकिन इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं और वो इस कदर इस तरह का मुल्क है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं करता है, मानवता की परवाह नहीं करता है और एक बहुत ही फैनेटिक किस्म का, बहुत ही घनघोर नस्लवादी और सांप्रदायिक मुल्क बन चुका है वो। तो वो जब अपने ऊपर कोई बड़ा खतरा देखेगा तो कोई हैरत की बात नहीं होगी कि वो परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल कर ले किसी भी मध्य पूर्व के देश में। तो एक आशंका वहाँ से खड़ी हुई थी और एक आशंका हम सब जानते हैं कि जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो पाकिस्तान लगातार बार बार ये कहता रहा कि हम अपने हथियारों का इस्तेमाल, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके लिए इंतज़ार नहीं करेंगे कि दूसरा पक्ष कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हमें लगा कि हमारे अस्तित्व को खतरा है, हमारे सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है भारत से, तो हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। इसे आप बंदर घुड़की, गीदड़ भभकी कुछ भी कह सकते हैं। हो सकता है कि ये परमाणु ब्लैकमेल भी रहा हो और अमेरिका, चूँकि माना जाता है कि पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रों को भी कंट्रोल करता है, इसलिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान करता या कर पाता इसमें संदेह है। हालांकि दूसरी आशंका ये भी हैं कि उसके परमाणु शस्त्र रीजनल सेंटर्स पर भी हैं और अगर वहाँ जिहादियों या इस तरह के एलिमेंट्स का कब्जा होता है तो वो उन परमाणु हथियारों का किस तरह से कब इस्तेमाल कर लें, कुछ भरोसा नहीं है। तो पाकिस्तान में जिस तरह से परमाणु हथियार हैं और जिस तरह की शक्तियाँ वहाँ सक्रिय हैं, उसमें ये आशंका हमेशा बनी रहती है कि कभी भी कुछ घटित हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ये हैं। फिर कुछ और चीज़ों की तरफ इशारा हुआ है कि एक तो ये कि जो कहा जाता है कि परमाणु हथियार होना एक डेटरेंट का काम करता है, एक प्रतिरोध का काम करता है। जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं,
तो दोनों परमाणु युद्ध ना हो इस वजह से युद्ध को टालेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस तरह की सरकारें हों दोनों देशों में, जैसे भारत में भी अब युद्धोन्मादी सरकार है, वो युद्ध के लिए हमेशा आगे बढ़ती रहती है, लेकिन युद्ध अपने से कमज़ोर वाले चीन के साथ नहीं, पाकिस्तान पर अपनी जोर आजमाइश करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है। ऐसी सूरत में चीज़ें बिगड़ सकती हैं। फिर कई बार ये होता है कि सरकारें नहीं चाहती हैं कि परमाणु युद्ध की तरफ जाएं, लेकिन कई बार टेक्निकल फेलियर हो जाता है या आपस में जो संवाद होता है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो फिर वो कभी भी किसी भी तरह के युद्ध में तब्दील हो सकती है और उसमें परमाणु हथियारों का भी गलती से भी इस्तेमाल हो सकता है और जानबूझकर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो वो भी एक परिस्थिति है। फिर कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से हम एआई और दूसरे टेक्नोलॉजिकल फेज़ में जा रहे हैं, वहाँ पर भी इस तरह की चिंताएं पैदा हो सकती हैं कि कब टेक्नोलॉजी ही दगा दे जाए और उसमें युद्ध की नौबत आ जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में वो फ्लैश पॉइंट्स कहाँ हैं जहाँ पर परमाणु युद्ध होने की आशंका लोगों को रहती है। पहला तो रूस यूक्रेन का हम जिक्र कर चुके हैं। वहाँ पर जिस तरह का माहौल है उसमें न्यूक्लियर वार का, न्यूक्लियर एक्सरसाइज का कभी भी एक घटना घट सकती है। दूसरा जो फ्लैश पॉइंट है चीन और ताइवान के बीच में है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है, अमेरिका चीन का अधिकार तो मानता है लेकिन ताइवान का समर्थन करता है। चीन का न्यूक्लियर आर्सेनल दोगुना है, 1000 वॉरहेड्स, उससे भी ज़्यादा वॉरहेड्स उसके पास हैं और एंटी सैटेलाइट हथियार भी हैं। ताइवान स्ट्रेट में सैन्य अभ्यास किया है। अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है। ट्रंप शी डील की अटकलें हैं, लेकिन एस्केलेशन कभी भी हो सकता है, कभी भी स्थिति नाजुक बन सकती है। अगर चीन ताइवान को अपने देश में मिलाने की कोशिश करे, जो कि उसके एजेंडे में है भी, तो उस समय कुछ भी घटित हो सकता है। भारत पाकिस्तान का जिक्र किया। माना जाता है कि दोनों के पास 150 से 200 250 वारहेड्स हैं और क्रूड न्यूक्लियर डिवाइस का भी खतरा है। जिस तरह से टकराव सेना पर हो रहा है कभी भी कुछ हो सकता है। ईरान इज़राइल मध्य पूर्व, इसका भी हमने जिक्र किया है। ईरान के पास 90% यूरेनियम संवर्धित यूरेनियम है और हिजबुल्लाह हमास को हथियार वो देता रहता है। इज़राइल ने ईरान पर हमला किया था, रुक गया, लेकिन अगर ईरान दबे छुपे न्यूक्लियर बना लेता न्यूक्लियर बम, हालांकि माना जाता है कि अभी वो उससे बहुत दूर है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उन परिस्थितियों में मध्य पूर्व में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और एक उत्तर कोरिया है जो दक्षिण कोरिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। उत्तर कोरिया के पास माना जाता है कि 50 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। वो मिसाइल टेस्ट भी कर चुका है। रूस से उसको सहयोग भी मिलता है, चीन भी उसको सहयोग करता है। और अगर वहाँ इस तरह के तनाव की स्थिति बनी तो ये हो सकता है कि वो इस्तेमाल कर दे। तो ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स हैं जहाँ पर कभी भी बात बिगड़ सकती है, कभी भी बात हाथ से निकल सकती है और न्यूक्लियर वार का खतरा हकीकत में तब्दील होता हुआ दिख सकता है। ऐसी सूरत में बहुत ज़रूरी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज़ जो संधियां हैं उनको मजबूत करें, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो ट्रीटीज़ हैं वो अब नॉन फंक्शनल जैसी हो गई हैं। एनपीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें 191 देश हैं, लेकिन भारत, पाकिस्तान, इज़राइल, इन सब ने उस पर साइन नहीं किया है। यानी अभी ये उस संधि से बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी भी नहीं मानते हैं। ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। 2026 में इसको एक रिव्यू फिर से किया जाएगा और फिर उसके कोशिश की जाएगी कि कैसे बाकी देशों को जोड़ा जाए। इसके अलावा न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जो कि अमेरिका और रूस के बीच में है। अमेरिका और रूस के बीच में
INF ट्रिटी सोवियत संघ के साथ हुई थी, वो भी है। CTBT है, कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रिटी, 187 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, 178 ने रेटिफाई किया है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो पाई है और अभी तुरंत इसके आगे बढ़ने की भी संभावना नहीं दिख रही है। और भी जितनी भी ट्रिटी कम से कम अमेरिका और रूस के बीच में जो हुई हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं, ये दोनों एक तरह से ग्रेट पावर्स हैं। रूस महाशक्ति बेशक ना हो, लेकिन बड़ी शक्ति तो है ही। तो इनके बीच बहुत सारी जो ट्रिटी हैं उनकी मियाद खत्म हो रही है और उनको रिन्यू करने की दिशा में दोनों देश आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बीच में एक हल्की फुल्की पहल हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये एक संकेत है कि जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो किस तरह से छिन्न भिन्न हो रही है, अनिश्चित हो रही है, बिखर रही है। उसमें ये जो युद्ध से संबंधित हैं, परमाणु युद्ध से संबंधित हैं और दूसरे तरह के युद्ध से संबंधित जो संधियां हैं वो भी अब एक्सपायर कर रही हैं और उन्हें रिन्यू करने की स्थितियां नहीं बन रही हैं। तो आने वाले 2-5 सालों में जब ये सारी एक्सपायर कर जाएंगी संधियां और अगर कुछ नई होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया पर कितना बड़ा खतरा न्यूक्लियर वार का मंडराने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।